नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना के घोटालों के साम्राज्य की, साथ में बात करेंगे कांग्रेस के उस मंथन की जिसमें बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेता घोटालों में फंसे हैं, तो उसमें कांग्रेस को उसका साथ क्यों देना चाहिए। सवाल कांग्रेस के मंथन कार्यक्रम की भी है, जिसमें बार बार ये बात कहा जा रहा है कि अब अघाड़ी के ऊपर अंतिम फैसला लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एनसीपी और शिवसेना को चुनाव के दौरान कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं बल्कि एनसीपी और शिवसेना से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता रहा है और अब भी करना पड़ता रहेगा। तो इस बात की शुरुआत इस बात से करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस ये सवाल क्यों उठा रही है, क्योंकि अभी तक जितने छापे पड़े ईडी की, सीबीआई के केस चल रहे हैं, वो सारे के सारे भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र के जो हैं वो एनसीपी या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों के नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार के मामला चल रहा है और कांग्रेस अब तक के 2.5 साल के सरकार में एक भी कांग्रेस का नेता ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार में फंसा पाया गया है। इसलिए कांग्रेस शांति से इन लोगों के ऊपर पड़ने वाले छापे को देखती रही और इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब शरद पवार और उद्धव ठाकरे के पाप का घड़ा भरे और उसके बाद कांग्रेस अंतिम एक्शन ले सके। तो एनसीपी की बात सबसे पहले करते हैं कि एनसीपी के कौन कौन से नेता इस बीच भ्रष्टाचार में फंसे रहे हैं। सबसे पहले शरद पवार के परिवार की बात करते हैं, क्योंकि शरद पवार के परिवार के ऊपर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का मामला दर्ज है। लेकिन अभी सरकार में जो मंत्री हैं डिप्टी सीएम अजीत पवार, उनके खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई हुई। ईडी ने छापेमारी की और उनके एक जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में उनकी पत्नी और अजीत पवार खुद के जो शुगर मिल है उसके नीलामी को लेकर सवाल उठाया था और ईडी ने उसे सील किया था। यानी 65 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप अजीत पवार और उनकी पत्नी के ऊपर है। जिस मिल में वो भागीदारी रखते हैं उसकी नीलामी उस समय की गई थी जब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड मेंबर में अजीत पवार भी थे और उस समय वो डिप्टी सीएम भी हुआ करते थे। तो ऐसे समय में उन्होंने उस चीनी मिल को नीलामी करवाया और फर्जी तरीके से अपने जो दूसरी कंपनियां हैं उसके माध्यम से उसे अपने कब्जे में कर लिया, जिसे अब ईडी ने सील कर दिया है। यानी 65 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप अभी अजीत पवार के ऊपर है। उसके बाद एनसीपी के दूसरे बड़े नेता, जो 2 नेता अभी जेल के अंदर हैं, दोनों महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे थे, अभी उसमें से एक इस्तीफा दे चुके हैं और एक जेल से मंत्री हैं। यानी बात कर रहे हैं अनिल देशमुख की, जिनके ऊपर हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपया वसूली का आरोप रहा और उस आरोप में अभी तक वो जेल के अंदर ही हैं। उसकी इंक्वायरी चल रही है और अब अहम गवाह भी उसमें सरकारी गवाह बनने के लिए सीबीआई को बता चुकी है। यानी सचिन वाजे ने पिछले दिनों ही अप्रूवर बनने के लिए सीबीआई को जो एप्लीकेशन दी थी, सीबीआई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब अनिल देशमुख के साथ साथ दूसरे नेता जो शिवसेना और एनसीपी के हैं वो भी फंसने वाले हैं। तीसरा बड़ा नाम जो एनसीपी के नेता का है और जो घोटाला में है वो है नवाब मलिक। नवाब मलिक अभी भी जेल में है, जेल से मंत्री पद भी रखे हुए हैं और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है बल्कि टेरर फंडिंग का भी आरोप लगाया जा रहा है।
क्योंकि नवाब मलिक पर ईडी के छापे जो पड़े, उसके बाद जो सबूत सामने आए हैं उसमें दाऊद इब्राहिम के साथ उसके स्पष्ट संबंध दिखाई पड़ रहे हैं। और दाऊद इब्राहिम को जो पैसा इन लोगों ने दिया और एनसीपी को जो दाऊद इब्राहिम की तरफ से पैसा मिल रहा था, वो दो तरफा जो लेन देन चल रही थी उसमें कहीं न कहीं टेरर फंडिंग का भी मामला सामने आया, जो ईडी ने भी कहा और स्पेशल कोर्ट ने भी उसके ऊपर कहा। ये तो एनसीपी के बड़े बड़े नेता हैं जिनके ऊपर भ्रष्टाचार और आतंकवाद तक का आरोप लगा हुआ है। लेकिन दूसरे और कई नेता जो हैं अभी फंसे हुए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, उसमें से कई तो हैं जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी हैं और कुछ शिवसेना के नेता हैं। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर के दरवाजे तक भी ईडी की जांच पहुंची है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साले के ऊपर पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई थी। उद्धव ठाकरे का साला श्रीधर माधव पाटनकर, उनके खिलाफ जो सबूत ईडी को मिले, उसके बाद ईडी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। 11 फ्लैट सील किए, 650 करोड़ रुपया भी सील किया गया और उसका संबंध जो बताया गया वो नोटबंदी से लेकर सेल कंपनियों के जरिए पैसे की लेन देन करना यानी मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, जिसमें पाटनकर और उद्धव ठाकरे की पत्नी कहीं न कहीं रश्मि ठाकरे भी शामिल हैं। इसलिए उद्धव ठाकरे का पूरा परिवार पाटनकर के ऊपर जब छापा पड़े थे तो उसके बाद हंगामा करने लगे थे, मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। हाल फिलहाल में दूसरे शिवसेना के बड़े नेता और मंत्री अनिल परब के ऊपर कार्रवाई हुई है। ईडी ने उसके 7-8 ठिकानों पे छापेमारी की है और सैकड़ों करोड़ रुपया का आरोप है। उसके अलावा जो अनिल परब के ऊपर आरोप लगा है वो घूसखोरी और भ्रष्टाचार का भी लगा है। और सचिन वाजे ने भी कई बार कहा है सीबीआई और ईडी के सामने कि महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री अनिल परब हैं उन्होंने 50 करोड़ रुपए तक एक बार में घूस लिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग का शिवसेना का पूरा नेटवर्क वही देखता है और उद्धव ठाकरे को भी और साथ साथ में शिवसेना को भी उसी के घूस के पैसों से फंडिंग मिलती है। यही नहीं, प्रताप सरनाइक जो शिवसेना का एक बड़ा नेता है उसके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। NACL के घोटाले में जो 6500 करोड़ रुपया का घोटाला है उसमें प्रताप सरनाइक का नाम आया और 11.5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी सील की गई। उस घोटाले से अभी सरनाइक का नाम बाहर ही आया है कि दूसरे तरफ शिवसेना के और कई नेता भी इसमें फंसते नजर आए। उसमें से राहुल कनाल का भी नाम है जो आदित्य ठाकरे का सबसे करीबी नेता और शिवसेना के यूथ विंग का हेड भी था। राहुल कनाल वही है जिसने अभी राणा दंपत्ति के घर को घेर कर उस पर हमला किया था और उन लोगों ने जब हनुमान चालीसा का मामला उठाया पाठ करने के लिए तो उस समय भी राहुल कनाल ही शिव सैनिकों को लेकर उनके खिलाफ हंगामा किया था और वो आदित्य ठाकरे का सबसे नज़दीकी दोस्त है जिसके खिलाफ ईडी के पास सबूत है और पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी। इसी तरह से कुछ और नाम हैं यशवंत जाधव का भी जिसके ऊपर 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आरोप लगाया है कि पिछले 2 सालों में यशवंत जाधव ने जो शिवसेना का एक बड़ा नेता है उनकी पत्नी विधायक है और इन लोगों ने मिलकर पिछले 2 सालों में मुंबई के अलग अलग इलाकों में पुरानी बिल्डिंग 36 पुराने बिल्डिंग है उस पर कब्जा किया है। ये हजारों करोड़ का घोटाला सामने आने वाला है। राम कदम जो दूसरे शिवसेना के नेता हैं उनके भाई सदानंद कदम भी घोटालों के आरोपी हैं और अभी अनिल परब के खिलाफ जो मामला चल रहा है उसमें सदानंद कदम का भी नाम आ रहा है। यानी जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो या तो एनसीपी के नेताओं के ऊपर
या तो शिवसेना के नेताओं के ऊपर। अभी इतनी बड़ी कार्रवाई जो सीबीआई की, ईडी की हो रही है, उसमें इन्हीं दोनों पार्टी के नेता शामिल हैं। अब उद्धव ठाकरे और शरद पवार के इस पूरे खेल के खिलाफ कांग्रेस सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि इन लोगों के भ्रष्टाचार के साथ हम क्यों आगे बढ़े। इसलिए शिरडी में कांग्रेस एक बड़ा कार्यक्रम करने वाली है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले सहित अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान, वहां के और दूसरे मंत्री जो कांग्रेस के हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो सारे लोग भाग लेंगे और वहां पर 2 दिन का एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। उसमें कांग्रेस के मजबूत करने को लेकर प्लानिंग की जाएगी, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि शिवसेना और एनसीपी के साथ गठबंधन बनाए रखा जाए या नहीं। पिछले दिनों नाना पटोले ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के साथ मुलाकात करके एनसीपी की पोल खोली थी कि किस तरह शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक उसी तरह शिवसेना के बारे में भी उन्होंने कहा था कि जहां जहां हमारे सरकार के मंत्री काम कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है। यानी कि शिवसेना और एनसीपी दोनों मिलकर अपना क्षेत्र बना रहा है, चुनाव में अपने बेहतरी के लिए काम कर रही है, न कि कांग्रेस के लिए। और कांग्रेस के मंत्री विधायक सारे परेशान इस बात को लेके हैं कि उनके क्षेत्रों में काम का क्रेडिट भी उन्हें नहीं मिल रहा है, ना उन्हें फंड मिल रही है। इस बात को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने नाना पटोले को हरी झंडी दी कि महाराष्ट्र में क्या मूड है, वहां के नेताओं का मूड जानिए, उन लोगों का मूड जानिए जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं सालों से। इसलिए वरिष्ठ नेता, मंत्री और जिला स्तर तक का कार्यकारी जो है, अध्यक्ष है, उन सब की बैठक करवाने के बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा कि महाराष्ट्र में अघाड़ी सरकार के साथ कांग्रेस को रहना चाहिए कि नहीं। क्योंकि अब बहुत हो गया भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर क्षेत्रीय पार्टी को पानी देना, सींचने का। क्योंकि कांग्रेस ने उदयपुर चिंतन शिविर में भी इस मामले को उठाया था और वहां भी ये बात हुई थी कि किन किन जगहों पे गठबंधन करें, कहां गठबंधन न करें। और प्रशांत किशोर ने भी ये बात उनसे कही थी कांग्रेस में कि किन किन राज्यों में गठबंधन किया जाना चाहिए और कहां अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। ये सारे मुद्दे पर डिस्कशन होगा। और उस बीच कांग्रेस के आला कमान ने नाना पटेलों को ये जानकारी दी, निर्देश दिया, जिसके आधार पर शिरडी में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। और जिसमें सबसे बड़ा फैसला जो लिया जाना है वो इसी बात का लिया जाना है कि किस तरीके से अघाड़ी सरकार से बाहर आया जाए। और ये मुद्दा गरमाया हुआ रहेगा कब? जब बीएमसी का चुनाव होने वाला है। सितंबर अक्टूबर में बीएमसी का चुनाव होगा और उसके लिए पहले से ही कांग्रेस ने तैयारी भी कर ली है और कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। और उस समय शरद पवार और उद्धव ठाकरे के नेताओं की पोल खोलेगी कांग्रेस और उसी विवाद के साथ अघाड़ी सरकार से बाहर निकलने की प्लानिंग भी बनाएगी। तो ये सारा बड़ा फैसला अब 2-3 दिन के अंदर होना है। इसलिए कांग्रेस में इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि शिवसेना और एनसीपी के गुनाहों को अपने साथ लेकर नहीं चलेगी और जल्दी ही अघाड़ी सरकार से बाहर निकलने का प्लान भी बनाएगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।